हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिल्ली शहर में कृतिका नाम की लड़की अपनी माँ गीता और पापा सूरज के साथ रहती थी। कृतिका बेहद सुंदर और समझदार लड़की थी, लेकिन उसमें एक कमी थी, वो ये कि महज 10 साल की उम्र से ही उसके पूरे शरीर पर सफेद दाग थे। उसने अपना ट्रीटमेंट काफी जगह करवाया, लेकिन कुछ आराम ही नहीं हुआ, जिसके चलते आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। पर लोगों के ये तीखे ताने कभी भी उसके बुलंद हौसलों को नहीं रोक पाए। ऐसे ही एक दिन मम्मी, पापा, भैया, कहाँ हो आप सब? जल्दी से आ जाओ। अरे क्या हुआ मेरी लाडो को? आज तो बहुत खुश लग रही है। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। अरे अब बता भी दे। पापा, मेरा रिजल्ट आ गया है। मैं पूरे 80% मार्क्स लेके आई हूँ। अरे वाह, मेरी बेटी ने तो कमाल कर दिया। कृतिका कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, पर उसके चेहरे के निशान के चलते कोई उससे ज्यादा बात करना पसंद ही नहीं करता था। बड़ी मुश्किल से उसके कुछ दोस्त बनते हैं, जिनके साथ वो वक्त गुजारती और पढ़ाई करती। उसकी माँ गीता की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, जिसके चलते पढ़ाई के साथ कृतिका को अपना घर भी संभालना पड़ता था। वक्त बीतता जाता है। एक दिन अपने परिवार के साथ फैमिली फंक्शन में वो जाती है। नमस्ते बुआ जी, कैसे हो आप? मैं तो बढ़िया माँ, तू दस किवें आ? जी मैं अच्छी हूँ। अच्छा एक गल दस, तेरे चेहरे ते जेड़े दाग ने, इसकी दवाई ले रही या नहीं? जी ले तो रही हूँ। अच्छा, ता कुछ आराम नहीं होया फिर? हाँ हो रहा है, पर इतना ज्यादा भी नहीं। चल ठीक है, दवाई लेती रहना टाइम पे। जी बुआ जी ठीक है। अपनी बुआ से बात करके कृतिका वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी बुआ कमला पास खड़ी अपनी सहेली विमला से कहती है, देखो ते सूरज दी कुड़ी दे मुंह ते किवें दाग ने। हाँ दीदी, सही बोल रहे हो। अभी तो ठीक है, पता नहीं आगे आगे क्या होगा। लोगों के तीखे ताने सुन सुनकर और अपना इस तरह तिरस्कार सहकर वो धीरे धीरे डिप्रेशन में रहने लगती है। वो ना कुछ खाती, ना किसी से ज्यादा बात करती और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पाती थी। ये सब देखकर उसके पिता सूरज को अपनी बेटी की चिंता होने लगती है। एक दिन जब कृतिका उदास हो घर के पार्क में लगे झूले पर बैठी होती है, तो उसके पापा वहाँ जाते हैं और बोलते हैं, बेटा क्या हुआ? आजकल मैं देख रहा हूँ तू काफी उदास रहने लगी है। कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। अरे बता दे, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं पापा, मैं बस यही सोच रही थी कि अगर ये दाग कभी ठीक नहीं हुए तो मेरा क्या होगा। बस इतनी सी बात। बेटा तू इसके बारे में इतना मत सोच, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तू अपना हौसला कम ना होने दे, वही सबसे बड़ी चीज है। कामयाब बन, फिर देख जो लोग तुझे ये सब बोलते हैं ना, वही तेरे पीछे पीछे भागेंगे। तो फिर बस एक अच्छी सी स्माइल कर और अपने करियर पे ध्यान दे। और हाँ, यही होती है असली ब्यूटी, बाहरी सुंदरता में कुछ नहीं रखा बेटा। वक्त बीतता जाता है। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद वो एक कंपनी में जॉब करती है। जॉब के साथ साथ वो ट्रेवल करना भी शुरू कर देती है और अलग अलग जगह जाकर वहाँ के लोकेशंस के वीडियो बनाकर उनको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। और कुछ ही वक्त बाद वो एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन जाती है। ऐसे ही एक बार जब वो हिमाचल टूर पर जाती है, तो वहाँ उसकी मुलाकात विनय नाम के लड़के से होती है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर प्यार। दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। और एक दिन विनय अपनी माँ निशा के साथ कृतिका के घर आता है। बहन जी लीजिए ना। जी जरूर, लेकिन आप बस जल्दी से हमारी
होने वाली बहू को बुला लीजिए, अब इंतजार नहीं होता इन आँखों से। हाँ जी, अभी बुलाती हूँ। बेटा कृतिका, जल्दी आओ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। आय हाय, ये कैसी शकल है इसकी चितकबड़ी सी। क्या हुआ माँ, कहाँ खो गई? कुछ बोलो ना। कुछ नहीं बेटा। थोड़े समय बाद विनय और कृतिका की शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता है। कृतिका घर की सारी जिम्मेदारियां एक अच्छी बहू की तरह संभालती है, पर उसकी सास निशा जब भी उसका दाग भरा चेहरा देखती, उसका पारा हाई हो जाता है और वो उसे कोसना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? आज खाना मिलेगा या बस यूं ही चिल्लाती रहूं? जी मम्मी जी, ये लीजिए खाना। पता नहीं कैसी बहू मिली है, ना तो शकल अच्छी है और ना ही समय पर काम करती है। अरे मारना चाहती है क्या मुझे? कितना तेज नमक भरा है खाने में। पर मैंने तो चेक किया था, बिल्कुल ठीक था नमक सब्जी में, सच्ची। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? रुके, आप गुस्सा मत होइए, मैं दूसरी सब्जी बना देती हूँ। विनय छुपकर ये सारी बातें सुन लेता है। कुछ वक्त बीत जाता है। कृतिका ना तो अपनी सास को कोई जवाब देती, ना ही ये सारी बातें अपने पति विनय को बताती। इस सबसे परेशान होकर एक दिन विनय अपनी पुरानी दोस्त मिस्का से मिलता है और उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो कृतिका को छोड़कर दूसरी शादी करने को कहता है। वो कृतिका को जलील करके घर से निकाल देता है और मिश्का को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आता है। कुछ वक्त बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, तू तो एकदम चांद का टुकड़ा है। और रियली माँ जी, थैंक यू सो मच। खैर छोड़ उसकी बात, तू ना मुझे अच्छा सा खाना बना के खिला दे, फिर देखूं चेहरे के साथ साथ तेरे हाथों का जादू। खाना? मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता। ये सारी बातें मैंने विनय को शादी से पहले ही बता दी थी कि मुझसे ये घर का काम वाम नहीं होता। सो प्लीज आप दोबारा से मुझे कुछ मत करिएगा। चल कोई नहीं, तू आराम कर, मैं ही कर लेती हूँ। मिश्का अपनी सास से दिन रात खूब काम करवाती है। अपने साथ ये सब होता देखकर निशा को अपनी बहू कृतिका की याद सताने लगती है और उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है। ऐसे ही एक दिन निशा अपने बेटे से कृतिका बहू को वापस लाने को कहती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा क्या हो गया माँ? मैंने कृतिका बहू के साथ बहुत गलत किया। उसके दागों की वजह से मैंने उसे इतने ताने दिए, पर फिर भी उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, सिर्फ मेरा सम्मान ही किया है। बेटा, तू उसे वापस घर ले आ। इस सब से निशा को ये समझ आ जाता है कि किसी का चेहरा कुछ मायने नहीं रखता, उस इंसान का चरित्र अच्छा होना चाहिए। साथ ही विनय भी कृतिका को सारा सच बता देता है कि किस तरह उन्होंने अपनी माँ को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए मिस्का के साथ मिलकर ये सारा नाटक रचा। और कुछ वक्त बाद कृतिका प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बेटी को जन्म देती है, जिसे कृतिका के जैसा कोई दाग नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी दागों वाली बहू? क्या आपके आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इस तरह निडर होकर अपनी सारी मुश्किलों का डटकर सामना करती है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताइए ना। शगुन एक समझदार और बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके परिवार में उसकी माँ रीमा और पिता धनराम थे। उन्हें अपनी इकलौती बेटी की शादी की चिंता सताने लगी थी। एक दिन शगुन के लिए संपत नाम के बहुत ही अमीर लड़के के घर से रिश्ता आता है, जिसकी माँ कोकिला बहुत ही रीति रिवाजों और दिखावा करने वाली औरत थी। वो अपने खानदानी पंडित के साथ उनके घर आते हैं। सभी लोग एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। पंडित जी, कौनो बढ़िया सा मुहूर्त बताइए बच्चों की सगाई का।
जी जी बिल्कुल, अभी देखता हूँ। कुछ देर कुंडलियाँ देखने के बाद पंडित जी बोलते हैं, जी सगाई तो आप अगले महीने की 15 तारीख को रख लीजिए और उसके बाद शादी के लिए एक हवन करा लीजिएगा और 2 महीने बाद शादी की रस्में शुरू कर दी जाएंगी। जी पंडित जी, बहुत बढ़िया, जैसा आप कहें। माँ, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? हम सिंपल सी कोर्ट मैरिज भी तो कर सकते हैं ना। अरे ज्यादा बकैती ना झाड़ो हमारे सामने। हमारे इकलौते लड़के की शादी है, सारी रस्में होंगी। अरे अरे बहन जी, वो तो बस मजाक कर रही थी। आपके पंडित जी ने जैसा कहा है ना, हम सारी तैयारियां वैसे ही करेंगे, आप चिंता मत करो। दोनों परिवार सगाई की तैयारियों में लग जाते हैं। कभी शॉपिंग तो कभी हलवाई की दुकान पर। शगुन को ये सब तामझाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है और ये सब देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अंदर ही अंदर चिड़चिड़ी होती चली जाती है। वक्त बीतता जाता है और सगाई का दिन आ जाता है। शगुन सितारे मोती से भरा चमचमाता हुआ गाउन पहनकर पार्टी में आती है। संपत उसे देखता और बस देखता ही रह जाता है। वाओ, कितनी सुंदर लग रही हो शगुन, तुम एकदम परी जैसी। मजाक बंद करो संपत, इन कपड़ों में ना ऐसा लग रहा है जैसे मैं नौटंकी करने जा रही हूँ कहीं। अरे मुझे भी तो देखो ना, मैं भी तो कितना मस्त लग रहा हूँ। एकदम ट्यूबलाइट लग रहे हो, चमचमाती हुई। क्या ट्यूबलाइट? सीरियसली चांद लग रहा हूँ मैं। प्लीज यार, स्टॉप दिस नॉनसेंस। मुझे ना ये सब तामझाम बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी माँ से कहो ना कि सीधा सीधा कोर्ट मैरिज कर ले, सारा स्यापा खत्म। अरे बाबा शांत हो जाओ, ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं माँ से बात कर लूंगा ना यार। संपत अपनी माँ से कोर्ट मैरिज की बात करता है। कोकिला उसे खूब खरी खोटी सुना देती है, जिसके चलते शगुन संपत से नाराज हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और मेहंदी का दिन आ जाता है। सभी लोग एक साथ बैठकर दुल्हन को मेहंदी लगा रहे होते हैं, पर जैसे ही मेहंदी की खुशबू शगुन के नाक तक जाती है, उसे एक के बाद एक छींक आना शुरू हो जाता है। माँ, ये मेहंदी की खुशबू! हाय मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? माँ, मुझे लगता है ना मुझे इस मेहंदी की खुशबू से ना एलर्जी है, मैं नहीं लगवाऊंगी ये। ठीक है बेटा, मैं तेरे ससुराल वालों को ये बात बता देती हूँ, वरना खामखा बवाल हो जाएगा। रीमा सारी बातें कोकिला को फोन पर बताती है, जिसे सुनते ही वो आग बबूला हो जाती है और बिना 1 मिनट की देर किए शगुन के घर पर आ जाती है। अरे क्या नौटंकी लगा के रखी है? शादी करना है तो करो, वरना साफ मना कर दो। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको ये नखरे दिखाई देते हैं? अरे मेहंदी की खुशबू की वजह से मेरी हालत यहाँ खराब होती जा रही है, आपको जरा सा भी तरस नहीं आता? अरे ये रस्म है, तुझे मेहंदी लगानी तो पड़ेगी ही, वरना हम शादी तोड़ देंगे। अरे अरे बहन जी, आप शांत हो जाइए, मैं ये रस्म करवा दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। मम्मी क्या है ये सब? शादी है या मजाक? अरे मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? बकवास बंद कर। ऐसे बना बनाया रिश्ता तोड़ रही है, लोगों में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? हाँ हाँ, हमें कौन सी करनी है शादी? मैं अभी तोड़ती हूँ अपने बेटे का रिश्ता। नहीं नहीं कोकिला बहन जी, माफ कर दीजिए। शगुन के बदतमीजी के लिए ना मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मगर ये रिश्ता मत तोड़िए, समाज में हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। शगुन को इन सब बातों से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। रीमा जबरदस्ती अपनी बेटी की हाथों पर मेहंदी लगा देती है, जिससे उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। थोड़े दिन बाद शादी का दिन आता है, जिसमें कई बड़े लोग और रिपोर्टर्स भी आते हैं। शगुन सिंपल सादा लहंगा पहनकर और बहुत ही थोड़े से गहने पहन तैयार होकर मंडप में आती है।
कोकिला उसे देखकर गुस्से में तिलमिला जाती है। अरे रे, ये क्या पहन के आ गई मरी? इतना भारी भरकम लहंगा दिया था तुझे, वो कहाँ गया? और ये क्या, इतने कम गहने? जी ये वही लहंगा है जो मुझे मेरे कमरे में रखा हुआ मिला था, और साथ में एक चिट भी थी कि यही लहंगा पहनना है वरना शादी में मत आना। क्या बकैती कर रही है? जो लहंगा दिया था वो पहन के आ जा। सब लोगों के बीच में नाक कटवा दी, गरम जली। रुक जाओ शगुन, तुम कहीं नहीं जाओगी। अरे बेटा, जाने दे इसे, सब लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। माँ, जो लहंगा शगुन ने पहना है ना, वो मैंने ही दिया है उसको। तूने दिया था? अरे लोगों के सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तुम दोनों ने। अरे बस माँ बस, आखिर कब तक हम लोग इस दिखावे की जिंदगी जीते रहेंगे? अरे महंगे कपड़े और अच्छे गहने पहनकर किसी में गुण नहीं आ जाते। शगुन बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की है, और यही इसका सबसे बड़ा गहना भी है और सबसे बड़ा श्रृंगार भी। अरे बंद कर अपनी बकवास और चल यहाँ से, नहीं करनी हमें कोई शादी। कभी नहीं माँ, मैं शादी करूंगा तो बस शगुन से ही करूंगा और किसी से नहीं। संपर शगुन से शादी कर लेता है और सभी लोग शगुन के सिंपल लुक की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। वाओ, इट्स अ न्यू लुक, यू नो, थोड़े ही दिनों बाद ये लुक बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा। आई रियली लाइक दिस। ये सब सुनकर कोकिला को बहुत ही अच्छा लगता है, साथ ही अपनी गलती और झूठे दिखावे पर पछतावा होता है। वो खुशी खुशी शगुन को अपनी बहू स्वीकार कर उसे अपना आशीर्वाद देती है। ऐसे ही उसे समझ आ जाता है कि लिबास चाहे सादा हो या तड़क भड़क, इंसान के गुण ही सबसे बड़ा गहना होते हैं और सादगी ही औरत की असली पहचान होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नखरीली बहू? तो क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी सिंपल और सादी रहने वाली बहू? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सिमरन एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक और पेशेवर मुजरिम थी। वो अपने भाई सूरज के साथ मिलकर लड़कों से झूठ मूठ की शादी कर रात को सारे घर वालों को मारकर सारे पैसे और जेवर लेकर भाग जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो दोनों अपने नए शिकार राहुल और उसके घर वालों से रिश्ते की बात करने चाहते हैं। जी मेरा नाम है सूरज और ये है मेरी बहन सिमरन। जी नमस्ते। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की है। लड़की तो हमें काफी पसंद आई। तो क्या ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? जी हाँ बेटा जी, बिल्कुल। सब लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी की सारी रस्मों के बाद रात को जब राहुल अपने कमरे में जाता है तो देखता है सिमरन घूंघट ओढ़े बेड पर बैठी है। वो जैसे ही उसका घूंघट उठाता है, सिमरन उस पर चाकू से वार कर देती है। सिमरन, ये क्या किया तुमने? राहुल वहीं अपना दम तोड़ देता है। सिमरन तुरंत उठ सारे गहने और पैसे इकट्ठा कर बैग भरकर रस्सी बांधकर खिड़की से नीचे उतर जाती है, जहां उसका भाई उसका इंतजार कर रहा होता है। वो दोनों कार में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। और मेरी प्यारी बहन, बता कितना माल हाथ लगा है आज? अरे भाई, आज तो पूरे 50 लाख का माल हाथ लगा है। शाबाश मेरी शेरनी। वो दोनों एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर सीधा दिल्ली आ जाते हैं। वहीं राहुल के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो लोग पुलिस को FIR लिखाते हैं। पुलिस के साथ इंस्पेक्टर रणविजय सिंह भी तहकीकात करने उनके घर आता है, जो कि सूरज और सिमरन को पिछले 4 साल से ढूंढ रहे होते हैं। वो जाकर कृपाल और दर्शना से बात करते हैं। जी मेरा नाम रणविजय है, मैं आपसे केस के सिलसिले में बात करने आया हूँ। जी कहिए, क्या बात करनी है सर आपको मुझसे? क्या ये थी वो लड़की? जी सर, यही है वो लड़की। ये लड़की तो आप जैसे कई परिवारों की जिंदगी तबाह कर चुकी है और इसका भाई सूरज भी इसका साथ देता है। ये बात बोलकर रणविजय वहाँ से चला जाता है। वो सिमरन और सूरज को हर जगह तलाश करता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं।
वो दोनों अपने अगले शिकार को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें आरव नाम के एक लड़के का रिश्ता मिलता है। वो दोनों उससे और उसके माँ बाप संगीता और विजय से नाम बदलकर मिलने जाते हैं। जी नमस्ते जी, मेरा नाम है किशोर और ये है मेरी बहन शिवानी। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। किशोर पुत्र, तेरी भैन ता बड़ी सोहनी है। ओ सानू ता कुड़ी बहुत पसंद आ। आरा पुत्र तेनू किਵੇਂ लगी? जी मैं क्या कहूँ, जैसे आपको सही लगे। इस तरह आरव और सिमरन की मंगनी तय हो जाती है, पर शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकलता है, जिसके चलते सिमरन और सूरज को आरव के साथ उसके घर पर रहते हैं। इसी बीच सिमरन को आरव से प्यार हो जाता है। शादी का दिन आ जाता है, तभी सूरज अपनी बहन से मिलने उसके पास जाता है। मेरी प्यारी बहना, तैयार है ना अपना आखिरी दाव खेलने के लिए? आज रात सुहाग रात पर काम तमाम कर देना है दूल्हे का। नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हैं? क्या कह रही है? पागल हो गई है क्या? नहीं, पागल तो मैं पहले थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। आरव एक बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। सिमरन, तेरा दिमाग तो ठीक है? ये क्या बके जा रही है? भूल मत तू क्या है। मैं सब जानती हूँ भाई, लेकिन अब मैं ये सब और नहीं कर सकती। मुझे आरव के साथ अपनी जिंदगी बितानी है। मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगी, फिर चाहे वो मुझसे शादी करे या ना करे, पर मैं उसे धोखा नहीं दूंगी। अपनी बकवास बंद कर समझी, और चुपचाप जाकर शादी कर, और फिर सारा पैसा, सोना और जेवर मुझे ला कर दे। नहीं भाई, समझने की कोशिश करो आप। अपनी जुबान और दिमाग को थोड़ा कम चला, नहीं तो आज अभी के अभी तेरे आरव और उसके पूरे परिवार को टपका दूंगा। ये बात बोलकर सूरज वहाँ से चला जाता है। सिमरन तैयार होकर शादी के मंडप में जाती है। कुछ ही देर बाद विवाह संपन्न हो जाता है। आरव और शिवानी स्टेज पर खड़े होते हैं कि तभी इंस्पेक्टर रणविजय सिंह भी वहाँ आ जाता है। अरे रणविजय, आखिर तू आ ही गया मेरी शादी में। आ भाई आ। हाँ भाई, कैसे नहीं आता अपने बचपन के दोस्त की शादी में। चलो अच्छा किया भाई, इसी बहाने अपनी भाभी शिवानी से भी मिल ले। शिवानी, ये मेरे बचपन का दोस्त है रणविजय। रणविजय सिमरन को पहचान लेता है, लेकिन वो वहाँ कुछ नहीं कहता और चला जाता है। घर की सारी रस्मों के बाद आरव अपने कमरे में जाता है, जहाँ सिमरन उसका इंतजार कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ रणविजय आरव के माता पिता को सिमरन की सारी सच्चाई बता देता है। आरव और सिमरन कमरे में बात कर ही रहे होते हैं। आरव, सुनिए ना, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बस आज कोई बात नहीं करनी, आज बस हमें फील करना है एक दूसरे की भावनाओं को। सिमरन उसे अपनी सच्चाई बताने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आरव उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तभी अचानक सूरज अपने हाथों में चाकू लिए उसके कमरे में आता है और आरव पर पीछे से वार करने की कोशिश करता है, पर सिमरन आरव को धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है और चाकू उसे लग जाता है। तभी सब लोग वहाँ आ जाते हैं। शिवानी, क्या हुआ तुम्हें? किशोर भैया, ये आपने क्या किया? क्यों मारा मेरी शिवानी को? मेरे साथ यही होना था आरव, मैंने कहा था ना, एक बार मेरी बात सुन लो। हाय पुत्र, मर जान दे इस कलमुहीनु, तू इसकी सच्चाई नहीं जानता। ए नागिन, ए नागिन। माँ, ये सब क्या बोल रही हो आप? शिवानी मेरी बीवी है। मैं बताता हूँ, दरअसल ये लड़की शिवानी नहीं सिमरन है। ये और इसका भाई मिलकर शरीफ घर के लड़कों को फंसाकर उससे शादी करते हैं, फिर उन्हें मारकर सारा पैसा लूटकर भाग जाते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। शिवानी, बोल दो इन सबको, ये झूठ है। झूठ है ना शिवानी? नहीं, रणविजय जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है। मैं यहाँ इसी मकसद से आई थी, पर तुम्हारे साथ वक्त बिताकर पता चला कि मैं आज तक कितना गलत कर रही थी। मुझे माफ कर देना आरव, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्यों शिवानी, तुमने ऐसा क्यों किया? शायद यही मेरी सजा है।
जब मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ और सच्चा प्यार मिला तो जिंदगी मेरा साथ छोड़ रही है। मुझे माफ कर देना आरव, आई लव यू। सिमरन आरव की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। रणविजय सूरज को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाता है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। आरव भी सिमरन को भुलाकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये मोस्ट वांटेड बहू? क्या आपने भी सुना है कभी ऐसी किसी बहू के बारे में? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताओ ना यार। एक गांव में निया नाम की लड़की अपनी माँ विमला और पिता वनराज के साथ रहती थी। निया बहुत ही सिंपल, भोली भाली और सभी कामों में निपुण लड़की थी। उसके माता पिता उसकी शादी के लिए काफी परेशान रहा करते थे। निया के चाचा चाची शहर से उनसे मिलने आते हैं। अरे सब काम हुआ कि नहीं? जी हुई गवाह, बस उनके आने का ही इंतजार कर रहे हैं। लो जी, आ ही गए। अरे भैया कैसे हैं आप? हम सब तो अच्छे हैं। तू बता, शहर के क्या हालचाल है? अरे वहाँ तो सब बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ भैया आप भी आ जाओ ना वहाँ पे। अरे नहीं, मैं कहाँ, अब यहाँ इतना सारा काम है और ऊपर से इस निया की शादी भी तो करनी है। अरे हाँ, कहाँ है हमारी लाडो? जी मैं यहाँ हूँ चाचा जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, नमस्ते। कितनी बड़ी हो गई है। भैया आप बिल्कुल सही कह रहे थे, निया की शादी तो अब करवा ही देनी चाहिए। राजी सुनते हो, वो शहर में है ना वो लड़का नमन, वो भी तो कितना अच्छा है, सुथरा सा। क्यों ना उन्हीं से बात की जाए। शहर वापस लौटने के बाद नरेन और वीना जाकर नमन के मम्मी पापा से बात करने जाते हैं। तो वो लोग भी लड़की देखने के लिए मान जाते हैं। दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद नमन और निया की शादी हो जाती है। शहर आने के कुछ दिन बाद नमन को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन निया की मुंह दिखाई का फंक्शन होता है। अरे निया, सभी रिश्तेदार आ गए हैं, तुम भी आ जाओ। जी मम्मी जी, आई अभी। अरे तुम लोग देखना मेरी बहू को, कितनी सुशील, सुंदर और गुणी है। हाँ हाँ, देख लेंगे आज तेरी बहू को भी। हम भी तो देखे कौन सी हूर की परी लाई है तू। ठीक है, वैसे भी जब देखोगे ना तो ही पता चल पाएगा। हाँ। निया वहाँ आ जाती है। पूनम की सभी सहेलियाँ निया को देखकर बहुत खुश होती हैं। हाय, तूने तो बिल्कुल सही कहा था, तेरी बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है, टुकड़ा। हाय, बिल्कुल सही कह रही है। ये सुनकर पूनम बहुत खुश होती है और कुछ दिन बाद उसकी सहेली के लड़के की भी शादी हो जाती है। पर उसकी बहू सुंदर तो होती है, लेकिन साथ में खूब सारा दहेज भी लाती है। इसीलिए सब पूनम को छोड़ उसके दोस्त के आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं और इस वजह से पूनम चिड़चिड़ी हो जाती है और निया को ताने मारने लगती है। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ नासपीटी, कहाँ से आ गई तू यहाँ हमारी जिंदगी बर्बाद करने? क्या हुआ मम्मी जी? अरे ये बोल, क्या नहीं किया? अरे जब से आई है मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने। हाँ। क्यों मम्मी जी? अब तू कल की आई मुझसे जबान लड़ाएगी? इतनी बड़ी हो गई है क्या तू? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस पूछ रही थी। अरे चली जा यहाँ से, आई बड़ी पूछने वाली। इस तरह पूनम का बर्ताव निया के लिए बदलने लगा और अब पूनम भी ये चाहने लगी कि निया भी अपने मायके से अच्छी अच्छी चीजें लाए और उसे दे, ताकि वो अपनी सहेलियों में बता सके कि उसकी बहू भी कम नहीं है। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? यहाँ तो आ जरा। जी मम्मी जी,
अभी आई। अपने मायके वालों से कह दे कि तुझे भी वो बड़े बड़े तोहफे दे। अपनी सास की ये सारी बातें सुनकर निया बहुत परेशान हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जब नमन वापस आता है तो वो निया के साथ हनीमून पर जाने की सारी तैयारी करके आता है और वो दोनों घूमने चले जाते हैं। लेकिन पूनम को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो निया के वापस आने का इंतजार कर रही होती है ताकि वो उसे अब और भी ज्यादा परेशान कर सके और उससे दहेज मांग सके। निया और नमन के वापस आने के बाद, बहू तुझे याद तो है ना जो मैंने कहा था? जी मम्मी जी, सब याद है। हाँ तो सुन, जा रही है ना तो कुछ अच्छा लाना अपने मायके से। हाँ। कुछ दिन बाद निया अपने मायके जाती है और अपने घर वालों को सब सच बताती है। उसके माता पिता पूनम की बात मान लेते हैं और निया को अच्छे अच्छे तोहफे दे के भेजते हैं। ये सिलसिला चलता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन जब नमन घर पर नहीं होता तो निया की सास रसोई में जाकर गैस का पाइप काट देती है और निया से चाय बनाने को कहती है। और जैसे ही निया चाय बनाने जाती है और माचिस की तिल्ली जलाती है तो घर में ब्लास्ट हो जाता है। निया का पूरा शरीर आग में झुलस जाता है। तभी वहाँ नमन आ जाता है और किसी तरह निया को बचाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर निया का इलाज करते हैं। डॉक्टर, निया कैसी है अब? वो ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, उनकी 60% बॉडी जल गई है। उन्हें ठीक होने में काफी टाइम लगेगा। ऐसे केसेस में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर, बस मेरी बीवी ठीक हो जानी चाहिए। आप शांत हो जाइए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। तभी वहाँ निया के परिवार वाले भी आते हैं, जो निया को ऐसा देखकर बहुत दुखी होते हैं। डॉक्टर वापस आकर बताते हैं कि निया अब खतरे से बाहर है। अमन, देखो ये क्या हो गया। मैं अब पहले की जैसी नहीं दिख पाऊंगी ना। सब ठीक हो जाएगा ना? पहले तुम मुझे ये बताओ, ये सब हुआ कैसे? निया नमन को सारी बात बताती है कि कैसे उसकी माँ ने चाय बनाने को कहा और ये हादसा हुआ। नमन निया की सारी बात सुनकर अपनी माँ के पास जाता है और उनसे सब पूछता है। तो वहीं खड़ी निया की माता पिता भी नमन को बताते हैं कि किस तरह उसकी माँ निया को टॉर्चर करती थी जब वो यहाँ नहीं होता था। सारी सच्चाई जानने के बाद नमन अपनी माँ को उसके किए की सजा देता है और उनसे सारे रिश्ते तोड़ देता है। कुछ समय बाद निया को वापस घर ले आता है। नमन, मम्मी जी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। नमन, इसमें मम्मी जी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने जानबूझकर थोड़ा ना ऐसा किया होगा। हो सकता है कोई गलती हो गई हो। इतना सब होने के बाद भी तुम निया मम्मी की साइड ले रही हो? किस मिट्टी की बनी हो यार तुम? हाँ, क्योंकि वो माँ है हमारी। उन्हें हमें डांटने का पूरा हक है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इस तरह निया अपनी सास को घर वापस ले आती है। साथ ही पूनम को भी अपनी बहू की अच्छाई और अपनापन देखकर अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बहू से माफी मांगती है, साथ ही वो अपने बेटे नमन से भी माफी मांगती है। कुछ समय बाद निया ठीक हो जाती है और वापस से अपनी जिंदगी को पहले की तरह जीती है। फिर सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जिंदा जली बहू? क्या आपके आसपास भी इस तरह के केसेस हुए हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रीवा एक बहुत ही गुणवान और समझदार लड़की थी। वो अक्सर ही YouTube पर अपने अतरंगी वीडियो बनाकर पोस्ट किया करती थी और उसे अच्छे लाइक्स भी मिल जाया करते थे। उसके पिता श्याम और माता सुमिता अपनी बेटी की शादी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता तलाश कर रहे थे। एक दिन रीवा के लिए हर्ष नाम के बहुत ही सिंपल से लड़के का रिश्ता आता है। ऐसे ही वो लोग उसके घर आते हैं। लीजिए हलवा, खास आपके लिए बनाया है मेरी बेटी ने।
जी जी बिल्कुल, बहुत ही स्वादिष्ट है। आपकी बेटी तो बड़ी गुणवान होगी। जी सब चीजों में ना सर्वगुण संपन्न है मेरी लड़की, और लगता है दोनों लड़के लड़की को अकेले में एक बार बात करने का मौका जरूर देना चाहिए। जी हाँ हाँ, क्यों नहीं। सभी परिवार वाले दूसरे रूम में चले जाते हैं। रेवा और हर्ष एक दूसरे से बात करते हैं। जी आप YouTube पर वीडियोस देखते हैं क्या? हाँ जी, बहुत सारी, और सबसे ज्यादा तो मैं कॉमेडी वीडियोस देखना पसंद करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे कि कोई अपना टैलेंट हो और फिर उसे वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर दो, वैसे ही ना। अच्छा एक बात कहूँ आपसे? जी एक क्यों, दो कहिए ना। मेरा भी ना YouTube पर चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब और लाइक कर देना। अरे जब उम्र भर के लिए आपको लाइक कर रहे हैं तो चैनल को भी कर लेंगे। सच में आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है जी। कुछ दिनों बाद बड़ी ही धूमधाम से हर्ष और रेवा की शादी हो जाती है। रेवा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। समय बीतता जाता है और गौरी अपनी बहू के स्वभाव से बहुत खुश रहती है, पर जब कभी वो रेवा को जरूरत से ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हुए या वीडियो बनाता हुआ देखती तो उसका पारा हाई हो जाता। ऐसे ही एक दिन। रेवा बेटा, क्या बात है? मैं देख रही हूँ आजकल तू फोन को ज्यादा ही चला रही है, और ये क्या टेढ़े बेड़े से मुंह बनाकर वीडियो बनाती रहती है? माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा एक YouTube पर चैनल है जिसमें मैं अपने काम के व्लॉग्स बना कर वीडियोस अपलोड करती हूँ ताकि लोगों को हेल्प हो सके। हाय राम, ये तू क्या कर रही है? तुझे अंदाजा भी है सोसाइटी में हमारी नाक कट जाएगी ये सब होता देख। अरे नहीं नहीं माँ जी, इसमें कोई नाक नहीं कटेगी हमारी, बल्कि हमारी तो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और मैं और आप हम सब फेमस हो जाएंगे। देख ले गौरी बेटा, आज तो मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ, मगर तूने ये दोबारा वीडियो बनाई ना तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। वक्त बीतता जाता है। रेवा अपनी सासू माँ के कहने पर वीडियो बनाना छोड़ देती है, जिससे वो ज्यादातर उदास और दुखी रहती है। उसे ऐसा देखकर हर्ष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही एक दिन। रेवा, क्या हुआ? काफी दिन से देख रहा हूँ तुम उदास सी रहती हो। जी कुछ भी तो नहीं। और आजकल तुम अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रही हो? जी वो। अरे बाबा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हर्ष जी, माँ जी को ना मेरा वीडियो बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया। रेवा की बात सुनकर हर्ष को बहुत जोर से गुस्सा आता है। वो गुस्से में तिलमिलाता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आपने रेवा को वीडियो बनाने के लिए मना क्यों किया? अरे तो मैंने गलत ही क्या कर दिया? अरे माँ, ये आप क्या कह रही हो? मुझे सब पता है, उसी ने तुझे यहाँ भेजा है ना कान भर के। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार पहले रेवा का वीडियो तो देख लो। दिखा तो जरा मुझे, क्या वीडियो बनाती है ये? हर्ष अपनी माँ को अपनी बीवी रेवा की वीडियोस दिखाता है, जिसमें वो लोगों को अक्सर अचार बनाना, पानी की बचत कैसे करें और सब्जियों की बार्गेनिंग कैसे करें, इस तरीके की वीडियो डालकर उन्हें चीजें सिखाती है। देखा आपने, बेचारी कितनी मेहनत करती है वीडियो बनाने के लिए, और आप इसे मना कर रही हो। अरे फिर भी बेटा, रिश्तेदार और मोहल्ले वाले हमारा मजाक बनाएंगे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, समझने की कोशिश करो, कोई उसका मजाक नहीं बनाएगा, बल्कि सब लोग उसकी तारीफ करेंगे। इससे आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। हाँ हाँ, देखते हैं। हर्ष के लाख समझाने पर भी गौरी उसकी एक नहीं मानती है। दिन बीतते जाते हैं। रेवा YouTube पर वीडियो ना बना सके, इसके लिए उसकी सास रोज उसे किसी न किसी काम में उलझा कर रखती थी।
इन सब के बावजूद भी रेवा बहुत मेहनत करती है, रात रात भर जाकर अपनी वीडियो बनाती। वक्त बीतता जाता है और रेवा के मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है। आसपास के लोग भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। और एक दिन उसके घर हर्ष के मामा मामी आते हैं। अरे वाह बेटा, तुम क्या वीडियो बनाती हो, एकदम झकास। हाँ, अरे वो जो तेरा बार्गेनिंग वाला वीडियो है ना, मैंने बिल्कुल वैसे ही सब्जी वाले के साथ किया था। सच में उसकी तो वाट ही लग गई, मजा ही आ गया मुझे तो। अरे हाँ भाग्यवान, तुम तो मेरी भी लंका लगा देती हो। बेचारा सब्जी वाला क्या चीज है। अरे बस आप भी ना। और जीजी, तुम भी तो बताओ, तुम्हें कौन सी वीडियो अच्छी लगी अपनी बहू की? अरे मैंने वो कपड़े वाली वीडियो देखी थी। हाँ, बहुत हंसे थे हम दोनों। पर जीजी, हमने तो अभी तक ऐसे कोई वीडियो नहीं देखी, तो आपने ऐसा क्यों कहा? हाँ, मैंने बनाई है पर अभी अपलोड नहीं करी है। सासू माँ उसी की बात कर रही है। अपनी बहू की तारीफ सुनकर गौरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। थोड़ी ही देर में जब मेहमान वहाँ से चले जाते हैं, तभी गौरी रेवा से कहती है, गौरी बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे टैलेंट को समझ ही नहीं पाई और तेरे रास्ते में मुसीबतें पैदा करती रही। तू सच में बहुत गुणी है बच्चे। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने जो भी कहा या जो भी किया, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। अब प्लीज आप माफी मत मांगिए ऐसे। तू तो सच में बड़ी प्यारी है बहू। तभी वहाँ डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर आता है, जिसमें रेवा की वीडियो के लिए YouTube की तरफ से मिला एक गोल्ड बटन होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी खुशी की आवाज सुनकर सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। अरे देखो, इसकी बहू ने तो कितना बड़ा कमाल का काम किया है। अब तो हमारे मोहल्ले का नाम भी रोशन हो जाएगा भाई। इसे तो YouTube की तरफ से गोल्डन बटन भी मिल गया। YouTube बटन मिलने के बाद गौरी अपनी बहू की सफलता देखकर झूम उठती है। रेवा अपनी कामयाबी से बहुत ज्यादा खुश रहने लग जाती है और अपने पूरे परिवार के साथ भी कई वीडियोस बनाती है और इसी तरह सभी लोग खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये YouTube वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा जो इसी तरीके से YouTube पर वीडियोस डालता हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।